हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है जल और जंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? तो जल और जंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने जल के बारे में पढ़ लिया है। ये जो वीडियो होगा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है जल और जंगल के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? जंगल के बारे में। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख करके समझ सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, जंगल। जंगल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे अवेलेबल हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। अब देखो क्या करा है कि हमारे देश के कई भागों में क्या है? घने जंगल है। हमारे देश के कई भागों में क्या है? घना जंगल है। घना जंगल कहने का मतलब क्या है? जहाँ पे पेड़ पौधों की मात्रा बहुत अधिक हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? घना जंगल बोलते हैं। बिहार राज्य में भी कुछ बड़े जंगल है। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ हो गया, रिक्ष हो गया, हिरन हो गया, बंदर हो गया, इस तरीके के कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि पहला तो जंगल। जंगल क्या होता है कि जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास फूस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जंगल। और बिहार में भी बहुत तरीके के, बहुत जगहों पे जंगल पाए जाते हैं। और उन जंगलों में क्या होता है? तो उन जंगलों में होते पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती है, घासें होती है, साथ ही साथ जीव जंतु भी होते हैं। और जीव जंतु में अगर देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं? तो बाघ हो गया, रिक्ष हो गया, हिरन हो गया, बंदर हो गया, तरह तरह के कीट पतंगे होते हैं, हाथी होते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। और क्या करें कि जंगलों में पाई जाने वाले वन्य संपदा और जीव जंतु की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। अब यहाँ पे बात आती है, आरक्षित घोषित करने का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, क्या होता है कि बहुत से ऐसे जानवर हैं ना, इनको शिकारी जो है वो शिकार करता है। शिकार करने का मतलब क्या है? मार देता है। ठीक है, और इसको तस्करी करता है, मतलब इस इनके हड्डियां हो गए, खाल हो गए, या फिर इनके जो दांत हो गए, हाथी के दांत, बहुत सारी चीज़ें हैं जो और ये लोग क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, मतलब मार करके इन जानवरों को और बेच देते हैं। साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं, लोग पेड़ पौधों को भी क्या कर देते हैं? चुरा करके, काट करके बेचने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि ये सब के सब क्या है? मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है ये, चाहे वो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाना, जो लोग मतलब ये गलत कार्य करते हैं, शिकार करते हैं, तस्करी करते हैं, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए जो राज्य सरकार होती है वो क्या कर देती है? इन्हें आरक्षित घोषित कर देती है। मतलब इन क्षेत्रों में न तो आप पेड़ पौधों को काट सकते हैं, न ही यहाँ पे जितने भी जानवर रहते हैं इन सबको मार सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसको बहुत भारी, उसको तो पहले पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या करा है कि उदाहरण के लिए अगर पश्चिम चंपारण जिले में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है, जो बाघ के लिए क्या है? संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। यानी कि यहाँ पे जो भी बाघ अवेलेबल है, इनको खाने पीने की जो भी, मतलब इनको कोई शिकार नहीं कर सकता है, एक तरीके से देखें तो इनको बचाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, वैशाली जिले के बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले के भीम बांध अभ्यारण्य, और गया के जिले के जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, और रोहतास जिले के कैमूर अभ्यारण्य जो है, ये क्या है? इसके प्रमुख जंगल है। बिहार के ये सब के सब क्या है? प्रमुख जंगल है। इसके अलावा कई जगह गांव या कस्बे, छोटे शहर से छोटे जंगल भी हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहरों के चिड़ियाघर में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चिड़ियाघर में जाइएगा, जिसको क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? जू बोलते हैं। तो अगर आप जू में जाइएगा तो बहुत सारे इन जानवरों को देख सकते हैं। बाघ देख सकते हैं, क्या है, शेर देख सकते हैं, भालू देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु है, उन सबको आप चिड़ियाघर में देख सकते हैं। जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जितने भी जंगल है उनमें सभी तरीके के पेड़ एक ही जैसा होंगे, या फिर जितने भी जानवर हैं वो सब के सब एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, वो वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो क्या करें, उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में मुख्यतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में उस मौसम में सागवान पत्ते झड़ने वाले पेड़, या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले ही मिलते हैं। ठीक है ना, तो जिस प्रकार का अगर यहाँ पे क्या होगा? अवेलेबल होगा क्लाइमेट,
उसी के अनुसार जो इस क्लाइमेट को सस्टेन कर पाता है वैसे जीव जंतु, वैसे पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप जैविक उद्यानों में जाएंगे और वहाँ वहाँ वो सभी पेड़ लगाने का प्रयास किया गया है जो जंगलों में पाए जाते हैं। उन वृक्षों, लताओं, पौधों, घास फूलों के नाम उनके बगल में लिखे गए हैं। आप संदर्भ में जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं और अन्य स्थानों पर इन्हें पहचान भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है, सागवान का वृक्ष एवं पत्ती है, ये सागवान का वृक्ष आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ये जो सेक्शन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे वनों में खाद्य श्रृंखला। वन में खाद्य श्रृंखला, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वन में जो जीव जंतु हैं उनका खाद्य श्रृंखला क्या है, मतलब लोग कैसे अपना भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। तो देखो क्या करा है कि आपने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी के बारे में पढ़ा है। आपने यह भी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं और सभी जीवों को, जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी, अंततः पौधे पर ही निर्भर करते हैं। जो जीव भोजन को सीधे भोजन को जो है वो जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। यह क्रम चलता रहता है। आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये एक पौधा हो गया, इसको कौन खाता है, कीट पतंग खाता है, कीट पतंग को कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, गरुड़ खाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया, यही ये जो सीरीज है कि पहले जो क्या बोलते हैं कि पेड़ पौधा है उसको कौन खाएगा, कीट पतंग खाएगा, कीट पतंग को खाएगा मेढक, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गरुड़ खाएगा। तो ये जो प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, ये सीरीज बन गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, मतलब अलग अलग तरीके की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है और सभी में परस्पर संबंध होते हैं। यह सब मिलाकर खाद्य श्रृंखला के रूप में होते हैं। और यदि खाद्य श्रृंखला की किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। यदि हम वन के किसी एक घटक या पेड़ को हटा लें तो इस जंगल के अन्य घटक प्रभावित होंगी और पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, अब देखो खाद्य श्रृंखला के अगर बारे में बात करें तो अगर सोच करके देखोगे, यहाँ से मेढक को हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं बच्चों, मेढक को हटा देते हैं। देखो खाद्य श्रृंखला में अगर कोई व्यक्ति, यानी कि ये जो खाद्य श्रृंखला बना हुआ है, अगर ये हट जाए, इसमें से किसी एक चीज़ को प्रभावित करती तो पूरा का पूरा श्रृंखला देखो कैसे टूट जाता है, उसके बारे में समझो। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को हम हटा देते हैं तो कीट पतंग नहीं रहेंगे, क्योंकि इसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, कीट पतंगों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए। अगर पेड़ पौधे हटा देते हैं तो कीट पतंग नहीं रहेगा। अगर कीट पतंग मर जाएगा तो मेढक भी मर जाएगा, मेढक मर जाएगा तो खाने के लिए सांप को भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर सांप को कुछ नहीं मिलता है तो गरुड़ भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। वही अगर सोच करके देखो कि नहीं, हम पेड़ पौधों को नहीं हटाते, हम मेढक को हटा देते हैं, तो सोच करके देखो पेड़ पौधे जो हो गए ये तो इनको कौन खाएगा, कीट पतंग खाएगा। ठीक है, अब कीट पतंग को खाने वाला कौन था, मेढक। मेढक तो है नहीं, तो कीट पतंगों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब सोच करके देखो कि अगर कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है तो इस सब के सब पेड़ पौधों को चट कर जाएंगे, खा जाएंगे। अगर पेड़ पौधों को खा जाएंगे, अगर खाने लगे और इनकी संख्या अगर बढ़ने लगी और इसको खाने वाला कोई नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों पर जो हरियाली है, पृथ्वी की जो हरियाली है, सब के सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो खाद्य श्रृंखला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे वन की मिट्टी। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वन की मिट्टी। तो देखो क्या करा है कि आपने पिछले अध्याय में जान लिया कि मिट्टी की ऊपरी परत में क्या होता है, ह्यूमस होता है। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत में प्रचुर होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो पत्तियाँ सड़ती है तो बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमस बनता है। आप जंगलों में या सघन आम लीची बागानों में ढेर सारी सूखी पत्तियाँ जमीन पर परत के रूप में दिखते हैं। इन परत पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं। इन पत्तियों, घासों, फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं और कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीव को क्या बोलते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। अब देखो क्या करें कि ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं, जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है और साथ ही साथ पोषण का चक्र भी पूरा होता है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों की, जब अगर हम जंगलों में जाइएगा तो आप क्या देखिएगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने पत्तियों को नीचे गिराते हैं। जब ये पत्तियाँ नीचे गिरती तो सूख जाती है, सूखने के बाद सड़ने लगती है और इनको सड़ाने का काम और इसको तोड़ने का काम कौन करता है, सूक्ष्म जीव करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से किस में परिवर्तित हो जाते हैं,
तो ये परिवर्तित ह्यूमस में हो जाते हैं। प्रकृति में वनों से गैसों का संतुलन कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे देखो ये हो गया पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जंतु के द्वारा लिया जाता है, और जंतु लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे मनुष्य भी क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जो पादप है यानी कि पेड़ पौधे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, किस चीज़ के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, वनों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके जो कि पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। तो वो जो प्रक्रिया कहलाता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उस प्रक्रिया में जो पौधे हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जो है वो जंतु मनुष्य यूज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता है, ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज कर लेते हैं। तो ये जो साइकिल है वो बना रहता है। अगर मान लीजिए सोच करके देखिए, यहाँ से पादप की संख्या हटा दे, पेड़ पौधों को काटने लगे, तो वातावरण में क्या बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि ये कैसा है, ग्लोबल वार्मिंग वाला है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। इससे क्या हो जाएगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़े भी है, ठीक है, क्लास 6 में। अब देखो क्या करेंगे, हमने जल चक्र के बारे में जान लिया। वृक्ष अपने जड़ से जल को अवशोषित करते हैं और जल वाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। वन्य जीव या जंतुओं को आश्रय, भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपाने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। आपने वर्षा के दिनों में गोबर तथा सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते देखा होगा। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या में वृद्धि में सहायक होते हैं, जिससे मांसाहारी जीवों के लिए भी प्रचुर आहार उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। और जंतुओं की विभिन्न किस्मों वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। और वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लता एवं वितानों से होकर फुहारों के भौम जल रूप में पृथ्वी पर आता है और अंततः स्रवित होकर भौम जल स्तर की वृद्धि करता है। वन भू अपरदन को रोकता है। तो देखो वन के क्या फ़ायदे हैं। पहले चीज़ की वन जो है वो यहाँ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात देखें तो वर्षा जल को ये संरक्षित करता है और भौम जल स्तर को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो दो फायदा। तीसरा जो है कि भूमि जो है, वन जो है वो भू अपरदन को रोकता है। अब ये भू अपरदन क्या होता है, भू अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटना। हम लोग देखते हैं ना, अगर बाढ़ आता है कहीं पे तो आप देखिएगा कि नदियाँ जो है वो बड़े बड़े तटबंधों को तोड़ते हुए मिट्टी को, जैसे घर हो गया, सबको बहाते हुए लेकर के चली जाती है। अगर वो सोच करके देखो, वहीं पे अगर पेड़ पौधे होता, जंगल होता, तो मिट्टी, नदियाँ जो है वो इतने बड़ी मात्रा में मिट्टी की कटाई नहीं कर पाती। तो ये जो प्रक्रिया है मिट्टी का कटना, ठीक है, मिट्टी का बहना, बर्बाद होना, वो क्या कहलाता है, भू अपरदन कहलाता है। अगर तो वन जो होता है वो भू अपरदन को रोकता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, और नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है, ठीक है। जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखानों एवं आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। यह एक सोचनीय विषय है। वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा। पहले तो ये देखा कि जल क्या है, जल के क्या महत्व है। उसके बाद हम लोगों ने भौम जल, ग्राउंड वाटर के बारे में देखा। उसके बाद जंगल के बारे में देखा, फिर वनों के बारे में देखा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, वनों में रहने वाले जो जीव जंतु है उनके बारे में भी देखा। यहाँ पे बच्चों कुछ नए जो वर्ड्स थे उनको इंग्लिश, उसका जो इंग्लिश मीनिंग है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जलभर हो गया तो जलभर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वीफायर। अवचय मतलब डिप्लेशन। बूंद सिंचाई व्यवस्था को ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग देखने को मिल जाएगा। इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सभी को करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।